हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग सुपर मिक्सचर बैच के थ्रू 5 महत्वपूर्ण बुक्सों का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। आज जो है हम लोग मिनी टेस्ट संख्या 2 करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया चांस है आप लोगों के लिए, लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। इस सेशन में जो है कुछ सामान्य जानकारी के प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वेन द रिवर स्लीप उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? वेन द रिवर स्लीप उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ऑप्शन है अनुराधा सेठ, विक्रम सेठ, शोभा डे या स्टेरिन कायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि स्टेरिन कायर द्वारा जो है वेन द रिवर स्लीप उपन्यास लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस पुस्तक के लिए स्टेरिन कायर को 2015 में हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इस पुस्तक के लिए स्टेरिन कायर को 2015 में हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। वह कौन सा पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित करती है? वह कौन सा पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को पृथ्वी पर वापस प्रत्यावर्तित करती है? देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है या ट्रोपोस्फेयर है। ये पृथ्वी है मान लीजिए, जो हमारा वायुमंडल है कई लेयर में बटा हुआ है, लेकिन जो चिपका हुआ लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल कहते हैं। इसी से जो विकिरण निकलती है टकरा के वापस अपने ही जो है वातावरण में चली जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ये ध्यान रखिएगा, ये विकिरण की बात हो रही है। लेकिन जो रेडियो तरंगे होती हैं वो जो सबसे ऊपरी परत है आयनोस्फेयर, ऊपरी परतों में से एक है आयनोस्फेयर, उससे टकरा के जो है रेडियो तरंगे वापस धरती पर आती है। ठीक है, तो वो आयनोस्फेयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है विकिरण के बारे में बात कर रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम लोग पॉइंट के रूप में देख लेते हैं। पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, जबकि रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं जिससे हमारा रेडियो काम करता है या फोन काम करता है, जो वही रेडियो तरंगे होती हैं, वो जो है मुख्य रूप से आयन मंडल पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1922 में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1924 में। ठीक है, एक प्रश्न ये भी आता है कि आजादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे कि नहीं थे? तो कांग्रेस के सदस्य गांधी जी नहीं थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। सदस्यता उन्होंने जो है छोड़ दिया था उस समय, आजादी के समय। महात्मा गांधी वर्ष 1924 में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में संपन्न हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में संपन्न हुआ था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर में सदस्य बनी थी। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की 1925 में। और ये भी एक और बात है, कानपुर में बनी थी। और एक और बात है कि ये दूसरी महिला थी। पहली महिला एनी बेसेंट बनी थी और दूसरी महिला बनी थी सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली भारतीय महिला जो है सरोजिनी नायडू बनी थी क्या? कांग्रेस की अध्यक्ष। तो इसको आपको ध्यान रखना, 1925 में कानपुर में बनी थी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग आते हैं। क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित बताना है आपको? बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालत से, कुक्कुट पालन से, दूध उत्पादन से। उत्तर जाएगा बी, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक हालत से। ठीक है, देखिए जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है ओबीसी के लिए, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, उसी से संबंधित है। जो पिछड़ा वर्ग है
उसके आर्थिक हालत से संबंध रखता है ये, ठीक है। तो देख लीजिए, क्रीमी लेयर शब्द जो है 1971 में सत्यनाथन आयोग ने दिया था। किसने दिया था? सत्यनाथन आयोग ने दिया था। यह सामाजिक और आर्थिक हालत से संबंधित है। इस शब्द का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के अमीर और शिक्षित परिवारों के लिए किया जाता है। जो परिवार जो है अमीर है, शिक्षित है, उसको कहेंगे कि वो क्रीमी लेयर में आ चुका है। जो नहीं है वो किस में आ जाएगा? वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में, कानपुर में। ये तेलंगाना के हैदराबाद में जो है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जानकारी प्रदान कर लेते हैं। देखिए, इसका नाम पहले जो है फतेह मैदान था। कब क्या था? फतेह मैदान था। लेकिन इस स्टेडियम का नाम जो है 1967 में बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया। 1967 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसके पहले इसका नाम क्या था? फतेह मैदान था। इसमें मुख्य रूप से क्रिकेट क्या कहा जाता है? क्रिकेट और, ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल खेला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। जो रक्त है वो लाल क्यों दिखाई देता है? प्लाज्मा के कारण, कतिपय स्रावों का होना, लोहाताणु के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण। तो जाएगा डी, देखिए हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। रक्त जो है लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। क्यों हीमोग्लोबिन कारण दिखाई देता है? देखिए, इसका पीछे एक कारण है कि रक्त लाल जो है हीमोग्लोबिन कारण दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन जो है नीले और पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। नीले और पीले प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है? लाल दिखाई देने लगता है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम का संबंध किससे है? पत्रकारिता से है, सिने कला से है, खेल संपादकीय से है, साहित्य संबंधी लेखन से है। उत्तर जाएगा ये, देखिए पत्रकारिता से जो है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम का संबंध है इस पुरस्कार का, ठीक है। देखिए, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है। 1961 में इसको शुरू किया गया था। ये भी ध्यान रखना, कब शुरू किया गया था? 1961 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है, ठीक है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के समूह को दिया जाता है। अब हम लोग कुछ जो है प्रश्नों को बात करेंगे, सामान्य हिंदी के प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ जो है गणित के प्रश्नों की बात करेंगे। टोटल प्रश्न 20 हैं। उससे पहले एक आपसे अपील है कि आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। जो हमने जीवन भर फ्री सेवा देने की बीड़ा उठाई है यूट्यूब पे हमारी टीम ने कि हम लोग फ्री सेवा करेंगे, जब तक ये आप लोग काम नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा मनोबल आगे नहीं बढ़ेगा। और हम लोग जो है किसी से 1 रुपये की डिमांड नहीं करते हैं किसी छात्र से कि आप हमें दीजिए। हम जो है फ्री में लगे हुए हैं और हमें ये भी है कि हमें आज तक 1 भी रुपये आया भी नहीं यूट्यूब की तरफ से। लेकिन जब तक ये आप लोग करेंगे नहीं तब तक हम लोग जो है मनोबल हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जो है इतना आप कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, तो साकेत के रचयिता, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या नागार्जुन। तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी जो है साकेत महाकाव्य के क्या है? रचयिता है। मैथिली शरण गुप्त जी साकेत महाकाव्य क्या है? रचयिता है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त को का उपनाम जो है रसिकेंद्र भी है, ठीक है। रसिकेंद्र भी है था, मतलब उनको रसिकेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्न है, गौह धन चरित का संधि है, यानी कि गौह धन चरित को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गोस चरित बनेगा या गौ चरित बनेगा या गौस चरित बनेगा या गौह चरित बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गौ चरित, चलती, गौस। तो देखिए, इसमें जो है गौस चरित को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद अगर च छाता, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग ये होता है, विसर्ग होता है ये जो गौ के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे गौ के बाद लगा हुआ विसर्ग है। इसके बाद अगर च और छ आता है, च और छ आता है, च या छ आता है, तो किसका निर्माण होता है? आधा श का निर्माण होता है, इसका आधा श का निर्माण होता है, ठीक है। और अगर विसर्ग के बाद ट और ठ आता है, ट या ठ आता है, तो किसका निर्माण होता है? तो आधा श का निर्माण होता है, ये षटकोण वाला स। और इसके अगर ये जो त और थ आता है, त और थ आता है, तो ये सड़क स का निर्माण होता है, आधा सड़क स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है ये वाला है, ठीक है। तो आधा श का निर्माण होगा, गौश चरती, ठीक है, गौश चरती। इसको पढ़ेंगे, उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आशा समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो रूल है, ये रूल है, विसर्ग के बाद अगर च छ आता है, ट ठ आता है, त थ आता है, तो क्या होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये च वर्ग के हैं, ये ट वर्ग के हैं, ये त वर्ग के हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका निर्माण हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, किशोरी दास वाजपेयी का, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है रचना है, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो है ये रचना है, ठेठ हिंदी के ठाठ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के आगे लगकर क्या करता है? उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है, वही क्या होता है? उपसर्ग होता है, ठीक है। देखिए, इसमें अपवाद में उपसर्ग है, क्या है? अप है, अपधनवाद है, ठीक है, अपधनवाद है। तो अपवाद अप क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। पराजय में क्या है? पराधन जय है, पराधन जय है। तो परा क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। प्रभाव में क्या है? प्रधन भाव है, तो प्र क्या हो गया? प्र हो गया आपका उपसर्ग, ठीक है। ओढ़ना में जो है कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए जो है उसका आपका उत्तर हो जाएगा। ओढ़ना क्या हो जाएगा? में कोई उपसर्ग नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी क्या कैसे उपसर्ग निकाला था ध्यान रखिएगा। देखिए, मूल शब्द को अगर आप छांट लेते हैं तो उपसर्ग भी आप आसानी से निकाल लेंगे। जब भी आप उपसर्ग पढ़ें तो मूल शब्द को छांटने की कोशिश करें, उसके बाद जो है आपको जो है आराम से उपसर्ग निकल जाएगा, या प्रत्यय भी, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? किन्नर है, अहिंसा है, अंतरी है, या अपरिग्रह है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अहिंसा जो है क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? अहिंसा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सभी क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। देखिए, अन्य स्त्रीलिंग शब्दों में जो कि चर्चित है बहुत, उसको हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अरहर हो गया, अवज्ञा हो गया, चिकित्सा हो गया, चेचक हो गया, फरियाद हो गया, टकसाल हो गया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। रत्नावली दोहा का संग्रह, रत्नावली दोहा का संग्रह जो है किसके द्वारा रचा गया है? ठीक है, रत्नावली दोहा का संग्रह जो है किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली द्वारा, तुलसीदास द्वारा, बिहारी या रामानंद द्वारा? तो रत्नावली दोहा संग्रह जो है रत्नावली द्वारा ही रचा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, रत्नावली द्वारा ही रत्नावली दोहा संग्रह की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए, ठीक है। एक शब्द बताता है जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्मम, निर्दय, निर्भय या निर्हृदय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिसके हृदय में दया नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो निर्दय हो जाएगा। जिसके हृदय में दया नहीं है वो निर्दय, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, और जिसके हृदय में डर नहीं है, जिसके अंदर डर नहीं है वो निर्भय। भय मतलब डर होता है, निर मतलब जो अपवाद लग गया, और ये क्या बन गया? अर्थ चेंज हो गया, मतलब कि उल्टा हो गया, निरध हो गया, ठीक है। इसका लिंग बताना है आपको।
लिंग बताइए मनगढ़ंत का। देखिए ऐसे शब्द पूछे जाएंगे, आप कंफ्यूज होंगे, तो ऐसे कुछ शब्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए। पुलिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, तो उत्तर हो जाएगा सी। ये उभयलिंग में आता है, ठीक है। मनगढ़ंत जिस जैसा भी करता होगा उसके साथ वैसा ही अपना ये रूप चेंज कर लेगा। ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है, इसका अगला क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। अगला क्या होगा हमें बताना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, ठीक है, बताना है आपको। तो ये है 5 में कितना जोड़ा गया है, 5 में जोड़ा गया है +6। 11 में कितना जोड़ा गया है +6। 17 में कितना जोड़ा गया है +8 जोड़ा गया है। 25 में कितना जोड़ा गया है +8 जोड़ा गया है। अब यहाँ देखिए 33 में कितना जोड़ा गया है +10 जोड़ा गया है। यहाँ एक देखने वाला पैटर्न ये है कि 6 2 बार जोड़ा गया है, उसके बाद +8 2 बार जोड़ा गया, यानी कि इसमें 2 बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से अब यहाँ पे +10 एक बार जोड़ा गया तो एक बार और जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 43 53 आपका 53 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा समझ में आ गया होगा। 6 8 2 बार जोड़ा गया है, फिर 10 भी 2 बार जोड़ा जाएगा, और 6 में 2 जोड़ा गया 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ा गया 10 हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको जो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। यदि 6 × 7 = 2 है, 3 × 5 = 5 है, तो 6 × 8 बराबर क्या होगा। देखिए अगर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ के आएंगे या गलत करके आएंगे, ठीक है। पहले 6 7 क्या होगा 42 होगा, ध्यान रखिएगा। 6 7 क्या होगा 42 होगा। 3 5 क्या होगा 15 होगा। अब ध्यान रखना है कि इसका इकाई जो है गुणा करने के बाद जो इकाई आ रहा है यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है। इसका गुणा करने के बाद जो इसका इकाई आ रहा है 15 उसको यहाँ पे लिख दे रहा है। तो सेम टू सेम वही पैटर्न ये भी फॉलो करेगा। 6 क्या होगा 48 होगा, तो इसका भी इकाई क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये एक तरह से रीजनिंग के प्रश्न है, और इसमें रीजनिंग ही लगाना है दिमाग को। इसमें जो है इकाई को पकड़ के रखना है ऑप्शन के, मतलब जो पैटर्न है उसके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं, ठीक है। देखिए ये प्रश्न क्या दिया हुआ है 200, इसका मतलब पावर होता है 256 का पावर 0.16 प्लस 256 का पावर 0.09, ठीक है। देखिए एक रूल क्या होता है कि अगर आधार समान हो, ठीक है, आधार समान हो, ये गुणा है, सॉरी गुणा है, आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो ऊपर के जो घात होते हैं वो क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a बराबर m + n हो जाता है। होता कि नहीं होता बताइए। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए इस सूत्र को हम लोग लगाते हैं, तो इसको अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 256 का पावर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लस 0.16 धन 0.09, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 256 के पावर 0.25 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.25, यानी कि 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका जो है 256 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, 0.05 को 1/4 क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ लेके आते हैं, स्पेस की कमी दिख रही, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 का पावर 4, ये जो है ये जाएगा इंटू 1/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, उत्तर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये अगर हम बेसिक्स को याद रखते हैं तो आसानी से जो है ऐसे प्रश्नों को कर ले जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जो है फिर से पीछे जाके अगर इसको समझेंगे, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, ठीक है। अब इसमें गलत ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 है,
7 है, 17 है, 41 है, 85 है और 179 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए 3 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 3 इंटू 2 + 1। ठीक है, 3 इंटू 2 + 1। अच्छा, 17 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी स्पेस कमी है तो इसको प्राप्त कर सकते हैं 7 दूनी का 14 गुणे 2 और धन 3। इसको अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, 17 दूनी का 34 2 गुणे 2 और यहाँ पे धन होगा। ठीक है, धन होगा। और देखिए यहाँ पे 1 जुड़ा है, यहाँ पे 3 जुड़ा, तो कायदे से यहाँ पे 5 जोड़ना चाहिए, तो 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना चाहिए, 39। अगर इसको हम लोग लेके चलते हैं तो गुणे 2 और धन 7, देखिए 39 दूनी कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 और +7 85 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि जो है हमारा सही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद 85 में यहाँ पे इंटू 2 और धन कितना करेंगे, 9 करेंगे। ठीक है, 85 दूनी कितना हो जाएगा, 80 80 तो 60 होता है और 10 170 हो जाएगा। 170 9 कितना हो जाएगा, 179, यानी कि सही हो जाएगा। तो गलत कहाँ हो रहा है, गलत हो रहा है 39 वाला, यानी कि जो है ये पद जो है हमारा क्या हो रहा है, 41 वाला गलत हो रहा है। ठीक है, कायदे से यहाँ पे 39 होना चाहिए लेकिन 41 आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 41 जो है क्या है, ये वाला पद गलत है, हमें कायदे से 39 आना चाहिए था। ठीक है, यही ढूंढना था आपको। तो जब ऐसे करके निकालेंगे थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, लेकिन और प्रैक्टिस भी चाहिए। असली तैयारी जो है घर पे होती है, यानी कि टेबल कुर्सी पे होती है। एग्जाम में बस आपको यही दिखाना होता है कि हम कितना तैयारी करके आए थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें बोडा मास का प्रयोग करते हैं, इसमें ऑफ नहीं है। पहले क्या होगा, पहले डिवाइड को करेंगे, पहले तो कोष्टक को, सबसे पहले तो कोष्टक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोष्टक, उसमें भी सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद धन, उसके बाद माइनस। ठीक है, इस क्रम को हम लोग याद रखेंगे। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। 36 को ऐसे उतार लेते हैं, -2 अंदर की क्रिया करते हैं। तो पहले क्या होगा, भाग होगा। देखिए तो ये 20 को ऐसे उतार देंगे और धन 12 में 4 की भाग होगा, 12 में 4 को भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 3 -2 गुणे 2। ठीक है, हालांकि आप और भी फास्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक्स जिनके कमजोर हैं उन बच्चों को साथ में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। 36, अब देखिए -2, अब इसमें बचा क्या है, गुणा बचा है, तो गुणा क्रिया करते हैं। यहाँ भी गुणा बचा है, यहाँ गुणा बचा है। ठीक है, तो 20 धन, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं उतर रहा है, नहीं। ठीक है, 3 3 का 9 और माइनस ये 4। ठीक है, धन 12। अब देखिए ये 36 हो गया, -2, ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है, और 20 9 कितना हो जाएगा, ये अब धन क्रिया करेंगे 29 और -4 + 12। ठीक है, अब कितना हो गया, 36 -2, 29 में 4 गया, कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25, और बीच में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, धन 12। फिर 36 माइनस 25 दूनी का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, धन 12। ठीक है, 36 और 50 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 3 1 4 हो जाएगा, -50। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या होता है, घटाना होता है। सेम चिन्ह होता है तो क्या होता है, जोड़ होता है, लेकिन चिन्ह वही लगता है जो बड़ा होता है। अगर एक चिन्ह वाले हैं, प्लस प्लस है तो चिन्ह प्लस का लगेगा, माइनस माइनस है तो प्लस चिन्ह का लगेगा, माइनस लगेगा। लेकिन अलग अलग चिन्ह के हैं तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। तो ये देखिए ये बड़ा है, ये अलग अलग चिन्ह, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो घटेगा। तो ये 2 हो जाएगा, चिन्ह किसका लगेगा, ये बड़ा है तो इसका लग जाएगा -2। उत्तर क्या जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आशा है कि ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपसे वही अपील जो बार बार करते हैं कि कृपया करके जो है आप लोग क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, इसको हल्के मत लीजिए। ठीक है, हमने इतना मेहनत किया है, आपको बस इतना करना है। नमस्कार, जय हिंद।